सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में PDM की पंडाल सजाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों ने सिक्योरिटी संभाल ली। एक रोज़ कबल ही कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। हुकूमत अपोजिशन को जलसे से ना रोक सकी तो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। जलसे के लिए ट्रैफिक का मुतबादिल रूट प्लान जारी कर दिया गया। पेशावर में PDM के जलसे के लिए स्टेज की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों ने जलसागाह की सिक्योरिटी संभाल ली। 24 न्यूज़ की निशानदही पर ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान ने कबूतर चौक में जलसागाह का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान और इरफान मलिक जलसागाह में मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम चौथा बड़ा पावर शो जो है आज पेशावर में होने जा रहा है, जिस पे अपोजिशन की तमाम तर जमातों की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर शिरकत करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए इस जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ और दीगर जो है वो इसमें शरीक होंगे। अपोजिशन जमातों का दावा है कि वो लाखों की तादाद में लेकर लोग पहुंचेंगे, मगर ये तो कल वक्त बताएगा। अगर हम इंतजामात की बात करें तो बड़ा स्टेज जो है वो पेशावर में तैयार कर लिया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जिस पर 250 सोफे लगाए जाएंगे और जिसमें जो मरकज़ी और सूबाई जमातों की लीडरशिप मौजूद होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक साहब मौजूद है हमारे साथ। देखिए, ये पेशावर में होने जा रहा है PDM का चौथा पावर शो, और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 7.5 साल से तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है। इस पावर शो को मैं ये समझता हूँ कि यकीनन पूरा जोर लगाया जाएगा PDM की तरफ से कि इसको इंतहाई पावरफुल शो किया जाए, गैदरिंग बड़ी शो की जाए, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के गढ़ में होने जा रहा है। तो मुझे इसमें तो कोई शुबा नहीं कि ये एक बड़ा पावर शो होगा, और इसके इंतजामात भी देखकर ऐसे लगता है कि बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ लाने का प्रोग्राम बनाया गया है। अगर ये जलसागाह की हम सारी सिचुएशन देखते चलें तो ये आप देखें कि ये 2 रोया सड़क है और काफ़ी चौड़ाई है इस जलसागाह की, तकरीबन 200 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है, और इसकी लेंथ जितनी मर्जी कर लें ये मोटरवे चौक तक यहाँ पर इसकी लेंथ बरकरार रहेगी। तो बड़ा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया। हम जब यहाँ पर आए तो हमने एक सिचुएशन ये देखी थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। उसकी वजह हमें ये पता चली कि चूँकि ज़िले इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी जलसे की, और ये बगैर इजाज़त के जलसा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी भी नहीं दी थी। हमने इसको उजागर किया, अपने TV चैनल पर बताया कि ये एक सेंसिटिव सूरत हाल है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि बड़ा खुश आइंद इक़दाम था कि कुछ देर बाद जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो यहाँ पर आए, उनके साथ पुलिस अफसरान थे। उन्होंने यहाँ का सरसरी जायज़ा लिया ताकि सुबह के लिए सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड की जा सके। तो ऐसा लगता है कि सुबह यहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी सरकार की तरफ से भी। वैसे जो रज़ाकार है JUI के अंसारुल इस्लाम वो यहाँ पर मौजूद हैं। ANP के बारे में बताया गया कि उनके कुछ सुर्खपोश भी सिक्योरिटी का हिस्सा होंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी पार्टीज़ भी ये कोशिश कर रही हैं कि ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसके साथ ये अभी भी देख लें कि जो सिक्योरिटी हुकाम है उनका ये दूसरा विज़िट है, यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं ताकि सुबह का जो सिक्योरिटी प्लान है उसको मुरतब किया जा सके। तो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पहले इंतजामात नहीं थे, और हमने अभी भी आते वक्त जो है वो देखा है कि जो इस जलसागाह की तरफ आने वाली सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया इंतजामिया और पुलिस की जानिब से, ताकि इस तरफ जो है वो लोग नहीं आ सके। और इस वक्त भी पुलिस के और ज़िले इंतजामिया के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर विजिट्स कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन जमातों का ये दावा है कि ये जलसा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर जलसों की जो अब तक की जो उनके जलसे थे उससे बड़ा पावर शो होगा। इस पर अब कल देखेंगे क्या होता है। अच्छा इरफान साहब, कल जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान सब पेशावर में मौजूद भी हैं। कल बिलोर हाउस में उनके लिए जो है वो ज़ोहराना होगा, बिलोर हाउस से वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे आपने कहा कि अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार होंगे, उनकी अगर हम तादाद की बात करें तो 4000 के करीब जो उनके रज़ाकार होंगे, सुर्खपोश भी यहाँ पर होंगे। तो कल जब वो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि उनके खुतबात के हवाले से और वो जो खिताब करेंगे कि जो उनका मुत्तफ़िका, उन्होंने कहा था कि जलसों में एक एलामी होना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए। तो आप समझते हैं कि कल के जलसे में इस तरह हो पाएगा? देखिए, कल तो डिपेंड ये करता है कि कौन खिताब करता है और उस खिताब में उनका महवर क्या होता है, किस पर वो मुर्तकिज़ करते हैं अपने ख्यालात को। तो इस हवाले से अगर मैं डायरेक्टली जो बात आप पूछना चाह रहे हैं तो कौन किसका नाम लेगा, कौन किसका नाम नहीं लेगा, इसकी पाबंदी नहीं है। बारहा PDM के कायदीन ये कह चुके हैं कि अगर कोई नाम लेके बात करता है तो उसकी मर्ज़ी है,
نام لے کے کوئی بات نہیں کرتا تو وہ اس کی مرضی ہے، نہ پابندی لگائی ہے نہ ہی اجازت دی ہے. تو انڈیویجول لیول پہ جو قائدین ہیں جو چاہیں گے وہ بات کریں گے. لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ کل کے جو جلسہ ہے اس سے ایک پاورفل پیغام دیا جائے گا پشاور میں بیٹھ کر، جہاں پر تحریک انصاف کی، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ سیکنڈ ٹینیور میں حکومت ہے، اپوزیشن کی طرف سے ایک سخت میسج ضرور دیا جائے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ حکومت نے اس جلسے سے قبل بڑی جو ہے وہ کمپین بھی کی ہے کہ کرونا وائرس بڑھ رہا ہے، کرونا کے انتظامات نہیں ہیں، اس سے لوگوں کو خطرہ ہے، مگر اپوزیشن بھی اس بات پر بضد ہے کہ وہ اپنا جلسہ کر رہے گی. آپ خود جلسے کرتے ہیں، ہمیں کرونا سے روکتے ہیں، کیوں؟ تو میرا خیال ہے کل اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جی بالکل، جیسے ہم نے ان کی بھی بات سنی کہ کل پشاور میں پی ڈی ایم چوتھا بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آج جو پاور شو ہوگا وہ کس حد تک کامیاب ہوگا، کس طرح لوگ باہر نکلیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو یہاں پر متحدہ مجلس عمل کی بھی حکومت رہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی بھی یہاں پر حکومت رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا میں کافی حد تک مضبوط دکھائی دیتی ہے. اب دیکھتے ہیں آج کا جو جلسہ ہوگا وہ کس حد تک کامیاب ہوگا اور حکومت اس جلسے کو روکنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے عثمان خان اور عرفان ملک، بہت شکریہ آپ دونوں کا. حکومتی پابندیاں مسترد کر دی گئیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کو کسی محاذ پر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. پشاور جلسے کی راہ کی رکاوٹیں تنکے کی طرح بہہ جائیں گی. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں تحریک کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا گیا. گلگت بلتستان کے حلقہ 3 میں انتخابی میدان آج سجے گا. حلقے میں 77 پولنگ سٹیشن قائم کر دیے گئے، جن میں سے 15 کو انتہائی حساس جبکہ 32 کو حساس قرار دیا گیا. الیکشن کے لیے 1254 پولیس اہلکار جبکہ سول آرمڈ فورس کے 500 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار اور صوبائی صدر جعفر شاہ کی وفات کے بعد انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے. گلگت بلتستان کے حلقہ 3 میں انتخابی میدان آج سجے گا. حلقے میں 77 پولنگ سٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 15 کو انتہائی حساس جبکہ 32 کو حساس قرار دیا گیا. الیکشن کے لیے 1254 پولیس اہلکار جبکہ سول آرمڈ فورس کے 500 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار اور صوبائی صدر جعفر شاہ کی وفات کے بعد انتخابات ملتوی کیے گئے تھے. کراچی کے 5 اضلاع کے مختلف علاقوں میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گیا. متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کے عملی اقدامات دور دور تک نظر نہ آئے. لاک ڈاؤن کی حقیقت کیا ہے، دیکھتے ہیں حسن عباس کی رپورٹ. کراچی میں کرونا اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا، مگر شاید صرف کاغذات میں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے 5 اضلاع میں کرونا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، مگر حقیقت کچھ اور ہی نکلی. متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کی عملی انتظامات نظر نہیں آئے. شہر قائد میں کرونا کیسز کی بڑھتی تعداد کے بعد ضلع انتظامیہ نے 5 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ضلع وسطی کے علاقوں عزیز آباد، دستگیر سوسائٹی، ایف بی ایریا، ناظم آباد نمبر 4، نارتھ کراچی، سیکٹر 11A اور دیگر کے 50 گلیوں میں لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع کورنگی کی 3 یونین کمیٹیوں کے 7 علاقوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن 5 دسمبر تک نافذ رہے گا. اسی طرح ضلع غربی کے علاقوں گلشن معمار اور گڈاپ میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. ضلع شرقی میں 992 کیسز رپورٹ ہونے کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، جبکہ ضلع جنوبی کے 4 علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیسز میں کمی آنے تک نافذ رہے گا. محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کے فیصلے کی حمایت کر دی. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ ادارے بند ہیں یا کھلے رکھنے کا حتمی فیصلہ 23 نومبر کو NCOC کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں. اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں سیکریٹری اسکولز احمد بخش ناریجو، سیکریٹری کالجز باقر نقوی سمیت تمام شہروں کے ڈائریکٹر اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی. محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے اسکول کھلے رکھنے پر زور دیا گیا. وزیر تعلیم نے بھی تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کی تجاویز کی حمایت کی. وزیر تعلیم سندھ کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے بند رکھنے یا کھلا رکھنے کا حتمی فیصلہ 23 نومبر کو NCOC کے اجلاس کے بعد ہی کیا جائے گا. دوسری جانب وفاق کی جانب سے 24 نومبر سے 1 جنوری تک اسکول بند رکھنے کی تجاویز دی گئی ہے. تنویر بھیلم، 24 نیوز، کراچی. کراچی میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ڈالمن مال کلفٹن کی 3 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ماسک نہ پہننے پر 15 افراد پر 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے.
आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन की 3 दुकानों को सील किया गया है। मास्क न पहनने पर यह कार्रवाई की गई है और 15 अफराद पर 500 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है। डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन की 3 दुकानें हैं जिन्हें सील किया गया है। मास्क न पहनने पर 15 अफराद पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन की 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफ़र आखिरत मुकम्मल हुआ। अल्लामा खादिम रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। खादिम रिजवी का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। अल्लामा खादिम रिजवी की रस्म कुल आज सुबह 9 बजे दाता दरबार में अदा की जाएगी। इससे पहले अल्लामा खादिम रिजवी का जज्द खाकी उनके घर से बजरिया सड़क एम्बुलेंस पर मीनार पाकिस्तान ले जाया गया। हजारों कारकुन काफिले में शरीक थे। चंद मिनट का फासला तकरीबन 4 घंटे में तय हुआ। कारकुन लब्बैक या रसूलुल्लाह का वर्द करते रहे। तमाम रास्ते सिक्योरिटी सख्त रखी गई। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए। अल्लामा खादिम रिजवी जुमेरात की रात इंतकाल कर गए थे। उनकी रस्म कुल सुबह 9 बजे दाता दरबार पर होगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के नए कवायद पर डिजिटल कंपनीज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। गूगल, ट्विटर, फेसबुक की नुमाइंदा तंजीम ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में नए कवायद की मौजूदगी में काम जारी रखना मुश्किल होगा। इसी पर बात करते हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मोहम्मद अनस से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिजिटल कंपनीज ने कवायद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म साहब से भी ये कहूँगा कि कम अज़ कम जो कवायद बनाने वाली टीम है उनको ऐसी टीम तो बनाए कम अज़ कम जिसको एंड्रॉइड फोन यूज़ करना आता हो। जो लोग कवायद बना रहे हैं, अगर मैं इनको मतलब वही वाली बात है, अगर मैं इनको जाके एक एंड्रॉइड फोन दे दूँ या मैं एक अपना आईफोन इनको पकड़ा दूँ, इनको समझ में नहीं आएगा इसको ऑपरेट कैसे करना है। अब वो लोग बैठकर अगर इस मुल्क में IT के कवायद बनाएंगे, सोशल मीडिया के कवायद बनाएंगे, तो फिर इस मुल्क की डिजिटल मीडिया पॉलिसी क्या होगी, जहाँ पर एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी के जरिए मुल्कों की मईशतें खड़ी हो रही हैं। आप इंडिया की देख लें, आप यूनाइटेड स्टेट्स की देख लें, जहाँ पर मुल्कों की मईशत खड़ी हो रही है, वहाँ पर इन्होंने इंटेलेक्चुअल्स बैठाए हुए हैं, ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है जिनको इसके बारे में मालूमात है, नॉलेज है। वहाँ पर हमने ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है जिनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। अब सबसे पहले तो हुकूमत ये बताए और जो लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं वो ये बताएं कि जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो वो उनको रोजगार क्या देंगे, एक चीज।
दूसरी चीज जो बच्चे जो भी, चाहे वो टिकटॉक से कह लें, चाहे वो यूट्यूब से कह लें, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म से ज़र मुबादला डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, उनका जब डॉलर आना बंद हो जाएगा, मुल्क को जो नुकसान होगा उसको अल्टरनेट क्या होगा, पहले तो सब्स्टिट्यूट ये थे। फिर जो बच्चे जिनके ऊपर ये मतलब जो इस पाबंदी से मुतासर होंगे, उनको सब्स्टिट्यूट क्या देगी हुकूमत, पहले ये बताएंगे। 1 करोड़ नौकरियों का इन्होंने जो है वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियां, ये तो मेरा तो 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देंगे। हाफिजाबाद में ज़मीन पर कब्जा करने वाले बाअसर अफराद के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुतासरा ज़मींदार के साथ 200 से ज़ायद अफराद ने एंटी करप्शन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़मींदार कासिम तारड़ की ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुबैना तौर पर डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्ज़ा और बाबर तारड़ कार्रवाई नहीं होने दे रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि इंसाफ ना मिला तो बनी गाला में एहतजाज किया जाएगा। माहिर कानून शुएब असलम हंजरा का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत में उनके ही वर्कर रुस्वा हो रहे हैं। मुतासरीन ने DC की मुदाखलत ख़त्म ना होने पर जुमे को दोबारा धरने का ऐलान कर दिया। DPO ननकाना इस्माइल खाड़क ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का दौरा किया। तर्जुमान ननकाना पुलिस के मुताबिक उन्होंने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में ज़िले पुलिस की तरबियती मशकों का जायज़ा लिया। स्पेशल ब्रांच के टेक्निकल विंग की ज़िले पुलिस को गाड़ी सर्च करने की मशक कराई गई। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात की सिक्योरिटी ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर DPO ननकाना इस्माइल खाड़क का कहना था, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात कामयाब बनाना ज़िले पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान ने फ़र्द जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी कर दिया। बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत एहतसाब अदालत नंबर 3 में हुई। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया कि मुल्ज़िमान ने क्लिफ्टन में 198 प्लॉट गैर कानूनी तरीके से अलॉट किए। मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर सिटी नाज़िम प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल, साबिक DG SBCA जुल्फ़िकार कायम खानी, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िम ज़ैन मलिक को रेफरेंस से अलग कर दिया। समाअत के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म के करप्शन से मुताल्लिक बयान से करप्शन मजीद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म साहब से एक और गुजारिश है कि ये जो करप्शन का उन्होंने राग अलापा हुआ है कि पैसे वापस लेकर आएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, इससे करप्शन और बढ़ गई है। 50,000 की रिश्वत का काम अब 5 लाख में होता है। पूछो क्यों भाई, रेट क्यों बढ़ गए? कहता वज़ीर आज़म ने सख्ती कर दी है। अदाया के गैर कानूनी अलॉटमेंट से कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कॉरिडोर की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। कॉरिडोर ताज कॉम्प्लेक्स से म्यूनसिपल पार्क MA जिनाह रोड तक बनेगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि इमरान खान जुलाई में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात देखिए महमूद रियाज की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए कॉरिडोर ताज कॉम्प्लेक्स से म्यूनसिपल पार्क MA जिनाह रोड तक बनाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नर सिंध ने संग बुनियाद रख दिया। इनके हमरा वफाकी वजीर असद उमर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि वजीर आजम कराची के लिए फिक्रमंद हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम फिक्रमंद है कराची के लिए। वो हर हफ्ते जब असद उमर को हिदायत देकर कराची भेजते हैं कि कराची जाओ और मजीद वहाँ के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर करो, और हर हफ्ते हमारी एक मीटिंग होती है कराची के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इस मौके पर वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि ग्रीन लाइन समेत दीगर मंसूबों पर काम हो रहा है। 5वां मंसूबा नालों की सफाई है। जजायर के मामले पर भी सिंध हुकूमत से बातचीत चल रही है। जजीरों के ऊपर बातचीत चल रही है और सिंध हुकूमत के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा काम होगा। देखें, वफाक ने कोई जजीरा लेके अपने साथ को जेब में डाल के भाग तो नहीं जाना। जो भी तरक्की होगी सिंध के लिए ही होगी। कराची के लोगों को रोजगार मिलेगा, सिंध के अवाम को रेवेन्यू मिलेगा उससे। गवर्नर सिंध का कहना था कि बिल पास कर रहे हैं जिसके तहत बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को मौत से कम सजा नहीं मिलेगी। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। PIA मुलाजमीन के लिए मुलाजमत से रजाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई।
PIA کے شعبہ ہیومن ریسورس نے ملازمین کی چھٹیوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ VSS نامی اسکیم سے PIA کے 3000 سے زائد ملازمین استفادہ کر سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی ایئر لائن کے ملازمین کے لیے ملازمت سے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کی تیاری شروع کر دی ہے، اور HR نے باقاعدہ طور پر تفصیلات جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہیں، اور 27 نومبر تک تمام ملازمین کو ان کی بقیہ چھٹیوں کی تفصیلات درست کرانے کی ہدایات جاری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسکیم ہے VSS نامی اسکیم سے 3000 سے زائد ملازمین استفادہ کر سکیں گے، جبکہ PIA بورڈ نے 48ویں اجلاس میں پیش کردہ VSS نامی اسکیم 2020 کی منظوری دی تھی، اور اس اسکیم میں درکار افرادی قوت کے تناظر میں اگست 2020 میں بورڈ کو پیش کی گئی تھی، اور اسکیم کے مطابق چند استثناء کے ساتھ 60 سال سے کم عمر ملازمین استفادہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اسکیم میں 18 سال سے زائد اور کم ملازمت کے حامل ملازمین کے لیے مراد کی 2 کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں، جبکہ VSS کا مقصد کا منصوبہ اگست 2020 میں پیش کیا گیا تھا، جس میں رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کا مقصد باعزت طریقے سے ملازمین کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے اسٹوڈنٹس پائلٹ لائسنس کا اجرا بحال کر دیا۔ SPL بحال ہونے سے طلبہ فلائنگ کلب کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ DG سول ایویشن اتھارٹی حسن ناصر جامی نے باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی نے اسٹوڈنٹس پائلٹ لائسنس کا اجرا کر دیا ہے۔ SPL بحال ہونے سے طلبہ فلائنگ کلب کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ DG سول ایویشن اتھارٹی حسن ناصر جامی نے باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔